हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो मेन सिस्टम्स हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मैंने अब तक आपको बताया है कि नर्व सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कोड ऐसे ऑर्गन्स हैं बॉडी के जहां पर सारे सिग्नल्स पहुंचते हैं, वहां पर इंटीग्रेट होते हैं और एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जनरेट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है, तो उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। जब आप किसी भी हॉट प्लेट से आपका हाथ टच होता है तो एकदम से रिमूव होता है, तो उसमें जो सिग्नलिंग हुई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्नल ट्रेवल करता है कहां से और वापस आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और तीन टाइप के न्यूरॉन्स हैं, दो टाइप के मैंने पहले बताए थे। सेंसरी नर्व वो जो टारगेट बॉडी ऑर्गन से और ब्रेन या स्पाइनल कोड तक ले जाए। मोटर नर्व्स वो जो कि ब्रेन या स्पाइनल कोड से वापस टारगेट ऑर्गन तक लेके आए सिग्नल को। और रिले न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कोड के अंदर होते हैं, रेस्पॉन्स को जनरेट करने वाले, इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इंटीग्रेट करने वाले। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आते हैं और वो इंफॉर्मेशन को सभी बॉडी पार्ट से रिसीव करके उनको इंटीग्रेट करके और एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इनका काम क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेंसरी नर्व्स जो सिग्नल इनके पास लेकर आएंगे उन सिग्नल्स को इंटीग्रेट करके रेस्पॉन्स जनरेट करना, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का काम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स इन बॉडी। पूरी बॉडी में नर्व सेल्स का जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाथों में, पैरों में और भी रीजन्स में, उस पूरे नेटवर्क को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें तीन टाइप की नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स, इस पूरे ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं। पूरे हेड में जो नर्व सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नर्व सेल्स ब्रेन के डायरेक्ट कनेक्शन में है और टर्म क्रेनियल ब्रेन के लिए आती है हमेशा। तो ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से एसोसिएटेड है और पूरे हेड में सिग्नलिंग करती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कोड यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कोड है एक रोड की फॉर्म में, उस रोड से अराइज होती हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, हेड को छोड़कर पूरी बॉडी में। और विसरल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो ब्रेन या स्पाइनल कोड से अराइज होकर इंटरनल सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं। मतलब ब्रेन और लीवर के बीच सिग्नलिंग करवाना, ब्रेन और स्टमक के बीच सिग्नलिंग, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन करवाती है वो होती है विसरल नर्व। विसरल नर्व्स विसरल ऑर्गन्स को कनेक्शन और सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। तीनों टाइप के करना है आपको। शुरू में ये टेबल बना लेना डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम और फिर इनको डिटेल में नोट्स में से कॉपी करेंगे आप और ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे जरूर। ठीक है, उसके बाद एक एक पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन जिस ब्रेन बॉक्स में कवर्ड रहता है उसको बोलते हैं क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो सबसे बाहर तो हो गई क्रेनियम की लेयर जो बहुत ही हार्ड है, प्रोटेक्टेड है ब्रेन इसके अंदर। फिर उस क्रेनियम के जस्ट अंदर की तरफ तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। उन तीन मेम्ब्रेन्स का बाहर से अंदर की तरफ की सीक्वेंस भी लिख लीजिए आप, नोट्स में नहीं भी दी हो सकती है। ड्यूरा मेटर, अरिकनोइड, पाया मेटर। ठीक है, तीन ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं और वो बाहर से अंदर की तरफ ये हैं। मतलब पायामीटर ब्रेन के कांटेक्ट में और ड्यूरामेटर क्रेनियम की ब्रेन बॉक्स के कांटेक्ट में। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे का पार्ट, मिड ब्रेन बीच में और हिंड ब्रेन पीछे का पार्ट। ठीक है,
3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेन पार्ट, पूरे तीनों पार्ट में से मेन पार्ट है फोर ब्रेन। ये जो आगे वाला पार्ट है यही यूं इस तरह से यहां तक पहुंच रहा है। फोर ब्रेन के फिर से 3 रीजन है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एक एक के फंक्शन में बताता हूं। सेरिब्रम मोस्ट वाइड पार्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ब्रेन का, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट है, जहां पर कम्युनिकेशन, मेमोरी स्टोरेज, ये सारी चीजें होती हैं। और जितने भी सिग्नल्स जाते हैं, जैसे आईज से लाइट का सिग्नल, स्किन टेम्परेचर का सिग्नल, ईयर से साउंड के सिग्नल, ये सारे सेरिब्रम में पहुंचते हैं। तो सेरिब्रम में 3 तरह के एरिया है। सेंसरी एरिया तो वो जहां से आईज के, साउंड के, लाइट के ये सारे सिग्नल सेंसरी नर्व्स ले जाती हैं, सेंसरी एरिया 1। ठीक है, नोट्स में आपको कंप्लीट लिखने हैं ये। दूसरा मोटर एरिया, उन सिग्नल के लिए जो रेस्पॉन्स जनरेट होकर वापस आता है उन नर्व्स के बंच को बोलते हैं मोटर एरिया, वो भी सेरिब्रम में है। और एसोसिएशन एरिया, जहां पर ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ये तीनों ही एरिया सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सिग्नल ला रहे हैं, एसोसिएशन उसको एनालाइज कर रहे हैं, और मोटर उसको वापस ले जाकर रेस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन थिंकिंग पार्ट यही है सेरिब्रम का। ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट सेरिब्रम है। थैलेमस मेनली इसके अंदर ओल्फैक्टरी सिग्नल जाते हैं। मैंने जब टाइप ऑफ रिसेप्टर्स लिखवाए थे तो उसमें ओल्फैक्टरी था, स्मेल वाला। तो स्मेल के सिग्नल जाते हैं थैलेमस में। थैलेमस उसको एनालाइज करके और रेस्पॉन्स जनरेट करता है। हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सेंटर होते हैं बॉडी में ड्रिंकिंग, मतलब भूख और प्यास। ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड एरियाज होते हैं। जब हमें भूख और प्यास लगती है तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आते हैं कि अब हमें कुछ खाना खाना चाहिए या फिर पानी पीना चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग के सेंटर। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस ही करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब यह है कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसको कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में प्लेजर, रेज, एक्साइटेशन, मोटिवेशन, इन सब के सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो तीनों के फंक्शन भी आपको लिखने हैं डिटेल में। पहले तो ये दोनों फ्लो चार्ट बना लेना और फिर एक एक को डिटेल में स्टडी करते रहना। समझा रहा हूं मैं सारा, उसमें से लिखेंगे तो पूरी तरह आ जाएगा। एक बार नोट्स बनाकर फिर से वीडियो देखेंगे तो 100% आ जाएगा। मिड ब्रेन, बहुत ही कम रोल है मिड ब्रेन का, वो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीटिंग वगैरह हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ। हालांकि ये सारे काम मेडुला के हैं, जो कि हिंड ब्रेन का काम है, लेकिन इन्हीं में से कुछ एक्टिविटीज में ये भी हेल्प कर देता है, बाकी बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, मिड ब्रेन और ब्रेन, हिंड ब्रेन को मिलाकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। आप नोटबुक के टॉप पर लिख सकते हैं, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन इज इक्वल टू ब्रेन स्टेम, STEM स्टेम, जो कि कंटिन्यू करता है नर्व कोड में, स्पाइनल कोड। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन में है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन फंक्शन बॉडी बैलेंसिंग का है। इसके अलावा जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसमें बैलेंस का, या फिर स्ट्रेट लाइन में आप थिंक करके सोचते हैं कि आप इस तरह से चलना है, तो सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलम अफेक्ट होता है अल्कोहल से, अल्कोहल के रिसेप्टर्स इस पे होते हैं, तो अल्कोहल कंज्यूम करने वालों में जो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है वो सेरिबेलम अफेक्ट होने के कारण होता है। ओके, सेरिबेलम जैसे राइडिंग ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल को राइड करते हैं तो वो आप बॉडी का एक बैलेंसिंग करते हैं जिससे कि आप गिर नहीं जाएं, तो वो बैलेंसिंग करने का इसी का काम है। मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसाइकिल, ये सभी बैलेंसिंग काम सेरिबेलम के हैं। कौन लिमिटेड रोल होता है इसमें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, मतलब हमारी बॉडी में ब्रीथिंग रेट कब कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, कब नॉर्मल रखनी है, ये सारे सिग्नल्स ब्रेन से, ब्रेन के पोन्स से और हमारी बॉडी के जो लंग्स है उनके बीच कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो अपने आप ही करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड के बेसिस पर, कम या ज्यादा। ठीक है,
तो पोन्स का फंक्शन ये हो गया रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करना। और इन तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेडुला है। मेडुला का फंक्शन क्या होता है? मेडुला सभी इनवॉलेंट्री बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे फूड खाने के बाद पेरिस्टालसिस से फूड के आगे मूवमेंट होना, हार्ट बीट, हार्ट की ब्लड पंपिंग, ब्लड प्रेशर, फूड को देखकर या सोचकर सलाइवा का सिक्रीट होना, सभी ग्लैंड्स का एक्टिवेट हो जाना, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को इंटरनली सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है मेडुला, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंड ब्रेन का। ठीक है, तो ब्रेन का डायग्राम, ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है, ये एक नर्व सेल्स का बंच है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है और ब्रेन क्रेनियम में प्रोटेक्टेड है। दोनों ही सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बोन्स के बॉक्स के अंदर सेपरेटली पैक किया हुआ है। कोई भी डैमेज इनमें छोटा सा भी डैमेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नर्व सेल्स डैमेज होने पर रिपेयरिंग की कैपेसिटी भी नहीं रखती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्व सेल और हार्ट सेल ऐसी सेल्स है जो कभी डिवाइड नहीं करती, नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती। समझे आप? तो ये है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का अकरेंस। ये सारा नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे ब्रेन के पार्ट तक। तो यहां पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि बॉडी में ग्लैंड्स का सिस्टम। कितनी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड का क्या हार्मोन और क्या फंक्शन है। ओके, उससे पहले चैप्टर में आप इसके तुरंत बाद दिया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और ग्लैंड्स का लास्ट में दिया हुआ है। तो पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप हेडिंग डालें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले ये कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ह्यूमन बॉडी की तरह या और एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम तो होता नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें हार्मोन्स होते हैं, हमारी तरह, हमारी बॉडी की तरह इनमें भी हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को दो मेन चीजें कंट्रोल करती हैं, एक तो प्लांट मूवमेंट और दूसरा प्लांट हार्मोन। मतलब यह है कि बाहर से कोई सिग्नल आएगा तो उनमें दो चेंजेस आ सकते हैं, या तो कोई प्लांट पार्ट मूव कर देगा उसके रेस्पॉन्स में, या फिर प्लांट पार्ट में कोई हार्मोन जनरेट होगा जो कि एक से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव करके और उसमें कोई चेंजेस लाएगा। ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ऐसी मूवमेंट जो प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ के कारण होती है, और नास्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट जो प्लांट के किसी बॉडी पार्ट में बिना ग्रोथ के ही मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं नास्टिक। तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो लास्ट में नास्टी लगा हो तो बिना ग्रोथ के प्लांट का बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, और ट्रोपिज्म लगा हो तो ग्रोथ के कारण बॉडी पार्ट मूव कर रहा है। जैसे फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन सुन ली, ग्रोथ डिपेंडेंट प्लांट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। लाइट की वजह से प्लांट के किसी बॉडी पार्ट में ग्रोथ होकर मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ फ्लावर इन सनफ्लावर प्लांट टुवर्ड्स सन। सन की तरफ जब वो बेंड होता है तो उसमें ग्रोथ हुई है, ग्रोथ के कारण वो बेंड हुआ है, इसलिए ये फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट है। ठीक है, जो प्लांट पार्ट लाइट की तरफ मूव करेंगे उनको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये तो होते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। और रूट लाइट के अपोजिट नीचे जा रही है, उसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। इसी तरह हाइड्रोट्रोपिज्म, द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। Roots are positively hydrotropic. Stem, leaf and flowers are negatively hydrotropic. Geotropism, the growth dependent movement of plant parts in response to gravity of earth. Roots are positively geotropic. Stem, leaf are negatively geotropic. Or chemotropism, growth dependent movement in plant parts in response to some chemicals. For example, growth of pollen tube towards egg cell,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, उसके बाद नोट्स आपको बनाने हैं। अभी तो मैं फ्लो चार्ट से समझा रहा हूं, उसके बाद आगे हम नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे नोट्स से मैं बोल रहा हूं यही लिखना है आपको, लेकिन आप जो नोट्स भेजूंगा उसी में से अप्रोप्रिएटली लिखेंगे। नेस्टिक मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, द टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स विच अकर विदाउट ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल फोटोनास्टिक, द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स ड्यू टू लाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइट में एग्जाम्पल, सॉरी यहां पर ट्रोपिक मूवमेंट जो थी ना, फोटोट्रोपिज्म, उसमें सनफ्लावर नहीं आएगा, इसमें आया, क्योंकि सनफ्लावर सिर्फ बेंड करता है, ग्रोथ नहीं करता। सनफ्लावर की तरफ झुक जाता, सन की तरफ झुक जाता है, तो यहां पर सनफ्लावर का प्लांट आएगा। फ्लावर और सनफ्लावर बेंड्स टुवर्ड्स सन विदाउट ग्रोथ। और थिग्मोनास्टी, द ग्रोथ इंडिपेंडेंट प्लांट मूवमेंट ड्यू टू टच। टच की वजह से प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट हो जाए। आपने सुना होगा छुई मुई का प्लांट, उस प्लांट को कॉमनली बोलते हैं टच मी नोट प्लांट, और साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। उसको टच करने पर इसकी लीव्स कोलैप्स हो जाती है, ये एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हुई। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म में आप वो याद रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसमें सनफ्लावर का, इसमें टच मी नोट प्लांट, इसमें पोलन ट्यूब का, इसमें रूट और स्टेम, रूट और स्टेम, रूट और स्टेम। ठीक है, ये तो है मूवमेंट। उसके बाद प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, और एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक केमिकल्स के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उस बॉडी पार्ट को कोई भी रेस्पॉन्स या ग्रोथ के लिए प्रमोट भी करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रोमोटर वो जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, इनहिबिटर वो जो रोकेंगे ग्रोथ को। बढ़ाने वाले तीन हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और बंद करने वाले दो हैं, इथाइलिन जो एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जब प्लांट को स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन बनता है। ठीक है, तो आप वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन का करने के बाद ये हेडिंग डाल के ये चार्ट बना ले, बस यहां तक का वर्क करें आप। ठीक है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। ओके, समझ में आया होगा? मैंने जैसे बताया उस तरह से करें आप। पहले नोट्स बनाएंगे, पहले वीडियो देखेंगे, फिर जो नोट्स में सेंड करूंगा उससे नोट्स बना के दोबारा देखेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, बना लेंगे आप, अच्छे से करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।